वेलकम टू जय कला क्लासेस। जय कला क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का है ना, एनसीईआरटी का है। इससे पहले सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है कि HCF बराबर 9 है। HCF बराबर क्या है? HCF बराबर 9 है किसका? ये दोनों अंक का, है ना। तो पहली संख्या जो है वो 306 है और दूसरी संख्या जो है 657 है। ये दोनों का HCF कितना है? HCF वो है 9, लेकिन LCM ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? LCM ज्ञात कीजिए यही दोनों संख्या का, ठीक है। तो हमें पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या मालूम है और HCF भी मालूम है। हमें क्या मालूम नहीं है? LCM। LCM जो है वो भाट है, LCM हमको पता नहीं है। तो पहली संख्या, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, है ना। LCM ये L है, ठीक है। तो हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता नहीं है। अब देखिए इन तीनों में से हर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हर एक बार पूछता है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इसे फिक्स रहता है, VBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ना, ये हर एक साल पूछता है इस मैटर पे, ठीक है। क्या करेगा? कभी इसको नहीं देगा, ये तीनों को दे देगा। कभी पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा, है ना। कभी दूसरी संख्या देगा तो पहली पूछेगा, कभी HCF दे देगा तो LCM पूछेगा। मतलब 3 को देगा, एक नहीं देगा। तब कैसे हल करेंगे? अभी देखिए ये दोनों तो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये पता नहीं है। तो इतना जान लीजिए, जो पता नहीं रहता है ना, पहले उसको भाट लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे भाट लिख दिया। अब जिसको जो दिया है, जो दो साथ में दिया होगा, जैसे 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो दोनों एक साथ गुना करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दोनों एक साथ गुना करके लिख दिए, ठीक है। अब जो नहीं दिया हुआ है उस तो यहाँ पे है, अब बच गया ये। अगर ये गुना में है इसके साथ, तो इसके साथ आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना है, गुना के बराबर वाले साइड उधर जाएगा तो भागा में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा HCF। अभी मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, अब अगर ये LCM हमें ज्ञात करना था तब, अब क्वेश्चन में रहता कि HCF बराबर 9 है ना, LCM बराबर 9 है, HCF ज्ञात करना होता। अब हमको HCF बराबर क्या रहता है? भाट। तो HCF बराबर रहता है जब भाट, तो क्या करते? फिर वही दोनों संख्या लिख देते हैं और नीचे में क्या लिख देते हैं? LCM, क्योंकि ये दिया हुआ रहता तो इधर इसके नीचे आ जाता LCM, है ना। अब ये इसके लिए ये दोनों क्वेश्चन क्यों ले गए? अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्या रहेगा कि HCF इतना है और LCM इतना है और पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, है ना। पूछ देगा दूसरी संख्या बराबर भाट, कहने का मतलब B बराबर भाट, है ना। तो अभी बताया ना कि जो गुना रहेगा उसको जस्ट साथ में ही रखेंगे। तो ये दोनों तो दे ही नहीं रहेगा, HCF और LCM, तो देंगे HCF और गुने LCM, और जो पता रहेगा उसको नीचे, तो पहली संख्या दिया हुआ रहेगा तो पहली संख्या नीचे दे देंगे, ठीक है। अगर बोल देगा कि दूसरी संख्या इतना है और LCM HCF इतना है, पहली संख्या क्या होगा? पहली संख्या बराबर भाट पूछेगा, तो फिर वही करेंगे, जो 2 संख्या दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में गुना करेंगे, तो HCF और गुने LCM, ठीक है, और बटा में दूसरी संख्या, तो हमें पहली संख्या मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए जो सूत्र, ये VBI क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा 1 नंबर इससे बनता है, हर एक एग्जाम में 10 क्लास का, ठीक है, हर एक बोर्ड में, हर एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है LCM, तो मेरा सूत्र जो है इस पे लागू होगा, इस पे, है ना। है तो यही, इससे बना है ये सब, है ना। तो आप ये जरूर से अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ,
इधर बाकी रफ कर दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम हमें पता नहीं है, पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या पता है, और क्या पता है, एचसीएफ पता है, ठीक है। अभी मैं इस सबको रफ कर देता हूँ, ये सब की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए मेरी पहली संख्या कितना है, 306 है, कितना है 306, और गुने दूसरी संख्या कितना है, b बराबर है 657, और हमारा एचसीएफ कितना है, 9 है। और ये देखिए आसानी से 3 से कट जाएगा, 3 बार में 9 या 27, यहाँ पे 27 आएगा तो 3 इससे बचेगा तो 36 हो जाएगा, और 9 चक 36 4 बार में कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34 गुने 657। अब कोई भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो एलसीएम हमारा जो है वो पता हो जाएगा, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं 657 गुने 34 को, 7 28 का 8 बाकी बचा 2, अब 5 20 और 2 22 के 2 बाकी बचा फिर 2, और 6 24 और 2 26, अब ये 2 नहीं बचा। 7 21 के 1 बाकी बचा 2, देखिए फिर 2 बचा। 5 15 2 17 के 7 बाकी बचा 1, अब 6 18 1 19। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 और 6 12 1 13, क्योंकि 7 है, 7 6 13 3 बाकी बचा 1, 9 1 10 और 2 12 के 2 बाकी बचा 1 1 1 2, 23,338, 23,338 जो हमारा है एलसीएम प्राप्त हो गया है ना, ये इसका आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग जरूर बनाइएगा, है ना, हमको लग रहा है आप लोग बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रफ करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या कह रहा है ना। देखिए 5 में कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या n पे पावर 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे जांच करने के लिए कह रहा है कि कोई भी संख्या n के पावर 6 पे पावर n, कहने का मतलब 6 पे पावर n है ना, n अंक 0 पर समाप्त होगा, इसके पर पावर जो 0 पे अंक पे समाप्त होगा, है ना, ये पूछ रहा है। तो कोई भी संख्या के लिए, है ना, कोई भी संख्या के लिए लास्ट में 0 होने के लिए या तो उसे 0 होना होता है या तो फिर 5 या 2 के गुणज में होना होता है। जैसे अभी हम 6 का गुणनखंड देखते हैं, है ना, 6 का गुणनखंड देखेंगे, 6 का गुणनखंड तो आएगा 1 कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, और किसी से कट रहा है ना। लेकिन अगर ये दोनों गुना करते हैं तो 2 आएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 6 करेगा, दोनों गुना करेंगे तो 12 आएगा, तो 18 आएगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है, सबका कभी 8 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है अंक। लेकिन 0 आने के लिए क्या होता है, 5 और 2 का गुणज होना जरूरी है, या तो फिर 2 गुने 5 का होना जरूरी है इकाई स्थान पे, है ना। सर ऐसे आप बता रहे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न में दिया हुआ, लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे हल। प्रश्न से किसी प्रकृत संख्या, है ना, किसी प्रकृत संख्या n के लिए, तो प्रकृत संख्या तो n से सूचित करते हैं, n के लिए संख्या 6 है, संख्या जो है क्या है, 6 है। यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 पर पावर n, कहने मतलब 6 के पावर कितना दे दें, 1 देंगे तो 6 आएगा, 2 देंगे तो 12 आ जाएगा, 3 देंगे तो 18 आ जाएगा, है ना, 4 देंगे तो 6 चक 36, अगर यहाँ पे 2 दे दिए तो 6 चक 36 आ जाएगा। देखिए हम एक बार करके देख लेते हैं। 6 पर पावर n बराबर लिखेंगे प्रकृत संख्या, तो 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक प्रकृत संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, है ना, उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। तो 6 पर पावर अगर n के जगह पे 1 लेते हैं तो लिखेंगे 1 गुना 6 तो 6 ही आएगा, अगर 6 का पावर 2 लेते हैं तो 36 आएगा, और 6 पे पावर 3 लेंगे तो 36 गुने 6, तो 6 छक 36 के 6, लास्ट में फिर 6 आएगा। कहने का मतलब आप जितना बार भी करेंगे ये लास्ट में 0 आने वाला नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि
किसी भी संख्या के अंत में जीरो होने के लिए 5 गुने 2 या 2 गुने 5 का होना जरूरी है, अतः 6 पर पावर n कभी भी 6 पर पावर n का कभी भी अंत में या बोल सकते हैं जीरो पर समाप्त नहीं होगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, देखते हैं क्या 6 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए आप इसको तब तक उतारिए, हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा जानेंगे। इसके आप लोग फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वास्तविक संख्या हम 10 संख्या के बारे में बता चुके हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन आया उससे। ऐसे तो इस चैप्टर में नाम ही इसका है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में 10 संख्याएं आते हैं। उस 10 संख्या से एक एक क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर हर एक बार पूछता है एग्जाम से, ना। पूछने का तरीका अलग होता है, जैसे ये देखिए पूछने का तरीका अलग है। ये बोल रहा है भाज्य संख्या क्यों है ना। तो पहले हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा जानेंगे। तो भाज्य संख्या वैसे संख्या होते हैं जो एक और स्वयं से तो कटेगा, उसके अलावा किसी और से कटेगा, है ना। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। बोलेगा सर 4 कैसे होगा, 2 नहीं होगा, 2 भी तो कट रहा है। तो 2 कट रहा है, देखिए 2 को 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, तो ये परिभाषा अभाज्य की हो जाती है। वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, किसी और से, है ना, किसी और से नहीं कटे, है ना, नहीं कटे, तब क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, अभाज्य होगा, है ना, अभाज्य होगा। तो ये जो सबसे छोटी संख्या अभाज्य की है, बोल देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो भी क्या होगा, 2 होगा। तो 2 जो है अभाज्य है और क्या है, सम है। लेकिन हमको पढ़ना है किसके बारे में, भाज्य के बारे में। तो भाज्य का परिभाषा होता है, तो भाज्य सबसे छोटी संख्या होता है 4। तो सर परिभाषा में ये आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए बोलेगा स्वयं, तो स्वयं तो 4 हो गया खुद ना, और 1 स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटे, तो किसी और से देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी और से कटे उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 और गुने 7 प्लस 13 और 7 गुने 6 प्लस 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस भाज्य संख्या जो होता है स्वयं तथा 1 के अलावा किसी और से कटे, है ना, यही हम लोग समझ रहे थे। तो ये 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग भाज्य अभाज्य पहले भी समझ चुके हैं, अब इसको हम रफ करते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना होगा, वो स्वयं और तथा 1 के अलावे किसी और से कट जाए, 1 बार कटे चाहे 2 बार, किसी और से कितना बार भी कट सकता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखते हैं प्रश्न से
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए 13 13 कॉमन है ना, तो 13 बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुने 11 और गुने 1 प्लस 1, है ना। अब ये देखिए 13 और 7 गुने 11 हो जाएगा 77 और प्लस 1। अब देखिए 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, यहाँ पे गुना हो गया 78। कहने का मतलब ये जो पूरा संख्या कोई बना है वो संख्या क्या है 13 और 78 से कट जाएगा। मान लिया जाए जो गुना करेंगे दोनों को तो एक संख्या प्राप्त होगा ना, गुना करने के बाद कोई संख्या हमको प्राप्त होगी, है ना। तो ये जो संख्या आएगी ये दोनों से कटेगा और ये संख्या 1 से भी कटेगा ने, तो स्वयं खुद से तो इतना कटवे करेगा और इसके बाद ये दोनों भी से कटेगा। तो क्या ये जो दोनों संख्या है ये पूरे संख्या क्या भाज्य हो गई ना। तो पहला क्वेश्चन इसको प्रूव कर दिया है कि भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसको, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हम 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। ये 5 और ये 5 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेंगे। 5 जब कॉमन आ जाएगा बचेगा 7 गुने 6 और गुना 1 आएगा और गुना 4 आएगा और गुना 3 आएगा, गुने 2 आएगा, गुने 1 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 यहाँ पे है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता तो लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 6 गुने 4 और गुने 3 गुने 2 और प्लस 1। जोड़ में रहेगा तो वैल्यू रहेगा, लेकिन 1 गुना में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना करने पर। ठीक है, अब 7 42, 7 का पढ़ेंगे 6 बार तो 42 और इधर से गुना करते हैं 3 दूनी 6 और 6 चक्का 24। तो लिखेंगे 5 और गुने 42 गुने 24 और प्लस 1। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे 5 गुने, अंदर में दोनों गुना का आएंगे, यहाँ देखो 42 और 24 को गुना करते हैं तो 2 का पढ़ेंगे 4 बार तो 8 आएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 4 6 जोड़ेंगे तो 10 के 0, 6 4 10 के 0, बाकी बचा 1, 8 1 9 10 के 1010। यहाँ पे लिखेंगे 1008 और प्लस ये 1, है ना। अब आएगा 5 गुने 1009। तो कहने का मतलब ये जो दोनों संख्या है अगर ये दोनों को भी गुना कर देंगे तो कोई यहाँ पे एक संख्या प्राप्त होगी ना। जब यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगा वो इससे भी 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या का परिभाषा है स्वयं तथा 1 के अलावे किसी और से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों हम प्रूव कर दिए हैं, जांच कर दिए, व्याख्या कर दिए हैं कि दोनों क्या है संख्या भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे उसमें क्या है। ठीक है, तब तक रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखते हैं क्या कर रहा है ना। बहुत ही लंबा लिखा हुआ है लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में रहेगा उसी को हम बताएंगे, है ना। और अदर सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का मतलब वही बताना होता है, उसी को हम ले चल रहे हैं अभी। तो इसमें दिया हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, खेल के मैदान है जिसके चारों ओर, है ना, वृत्ताकार पथ है। मान लिया जाए देखिए यहाँ पे एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान है तो उसमें कुछ भी खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, बैडमिंटन, कुछ भी खेल सकते हैं। लेकिन दिया हुआ एक वृत्ताकार पथ है ना। क्या है इसमें एक वृत्ताकार, वृत्त मतलब क्या, गोला या गोल आकार का होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे वृत्ताकार पथ है ना, ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, कहने का मतलब ये वृत्त पे दौड़ने पर सोनिया एक लड़की है जिसको प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे तो हम लिखेंगे हल में हल, फिर लिखेंगे प्रश्न से फिर लिखेंगे सोनिया एक चक्कर में, सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट समय लेती है। ठीक है, लगता है तो मतलब लिए ना 18 मिनट समय लग रहा है। जबकि इसी मैदान में, यही मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि कौन है, लड़का, यहाँ पे लिखेंगे तथा रवि को
एक चक्कर में कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है ना। एक मिनट में मतलब रवि को एक चक्कर में 12 मिनट समय लगता है, ठीक है, लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ किए, स्टार्टिंग बिंदु मानते इसको है, ठीक है। तो यहाँ से रवि भी दौड़ा एक ही बार में, और क्या है, सोनिया भी दौड़ी एक ही बार में, ठीक है। दोनों एक ही स्थान से, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से ही दोनों दौड़ना प्रारंभ किया, मान लिया जाए, बोल रहा है। तो लिखेंगे प्रश्न ने माना कि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया, है ना। लिखेंगे माना रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ किया। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय, कहने का मतलब घड़ी का जो टाइम भी होगा वो भी समान होगा, दिशा भी समान होगा, और जहां से दौड़ना होगा वो बिंदु भी क्या होगी, समान होगी। मैंने सब कुछ समान होगा और दौड़ना प्रारंभ किया होगा, ठीक है। तब बोल रहा है दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। अब दोनों ही दिशा में चलना प्रारंभ किया तो भाई देखो, ये तो सोनिया जो 18 मिनट ले लेती है, रवि तो 12 मिनट लेता है। तो कहने मतलब रवि का जो चाल होगा वो तेज न होगा और सोनिया का जो चाल होगा धीमी होगा। तो फर्स्ट चक्कर में तो ना मिले, सेकंड चक्कर में भी तो ना मिले, पता नहीं किस चक्कर में मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा, जब भी क्वेश्चन पूछे ना कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेगा, है ना, एक ही दिशा में चले और गति दोनों का अलग अलग हो, अब पूछेगा प्रारंभिक बिंदु पर कब आएगा, तो डायरेक्ट दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चाल क्या है, सोनिया की चाल क्या है, 18 मिनट, है ना। समय जो ले रहा है 18 और रवि कितना ले रहा है, 12। दोनों के क्या करेंगे, हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये 3 से लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब सबके सब गुना हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं गुना कर देता हूँ, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 2 तिया 6, है ना, और 6 तिया 18, 18 दूनी 36। कहने का मतलब रवि और सोनिया प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। तो लिखेंगे कि रवि तथा सोनिया प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। दौड़ने के जब प्रारंभ करेगा ना, उसके 36 मिनट जैसे ही पूरेगा, दोनों फिर से वो पहले स्थान पे आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं अभी इस पे ज़्यादा वीडियो डाला हूँ नहीं, क्योंकि बहुत समय लगता है। मैं नया भी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, उतना मुझे जानकारी है नहीं सब के बारे में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है। आप जो विषय बोलेंगे पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाऊँगा। 9, 10 और 6 का भी बैच चल रहा है, ठीक है। आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं तो हम पढ़ा सकता हूँ। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चैप्टर 1.2 है जो प्रश्न वाली, सभी के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। 7 तक था, 7 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब इसके साथ ही आगे हम देखेंगे प्रश्न वाली 1.3 जो कि 5 नंबर फिक्स है एग्जाम में, देखने ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।